जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैंटास्टिक होंगे, फैंटाबुलस होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और अब तक के लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। ये काम बहुत मैंडेटरी है क्लास, ये आपको करना ही है ताकि आप एंड टाइम पर रिवीजन के लिए अपने नोट्स का इस्तेमाल कर सको। ठीक है, बहुत जल्दी हम तरह तरह के सरप्राइजेस लाने वाले हैं, बट फ़िलहाल के लिए आज हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 से, जिसमें आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने आपको केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन बताया था। अब कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस हमारे एनसीईआरटी में हैं, 10th के एनसीईआरटी में, और फिर किस तरीके से एनसीईआरटी उनमें अपनी मिस्टेक्स कर रही है, एनसीईआरटी उनको ठीक कर रही है, कहाँ पर मिसकंसेप्शन आ रहा है, कहाँ पर कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग बताए गए हैं, उस सब चीज़ों को आज डिटेल में डिस्कशन करते हुए आपके ब्रेन में सारी केमिकल रिएक्शंस को उतार देंगे। मैजिक। चलो शुरू करते हैं अपने पॉइंट से। तो आज हमारा हेडिंग है, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या है इसका टाइप्स, माने कितने तरह की रिएक्शन हमको पढ़नी है, कितने तरह की रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है। टोटल 4 तरह की रिएक्शन बता रखी हैं। आगे और भी सामान हैं, सब डिलीवर किया जाएगा, पर फिलहाल के लिए जिन 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को बताया गया है, आओ उनके नाम लिखते हैं। पहला आता है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आता है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आता है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ अपना आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इन चारों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए हमको एक नोट लिखना ज़रूरी है। वो नोट बहुत ज़रूरी है, उसी की मदद से आप रिएक्शंस को सॉल्व कैसे किया जा रहा है सीख पाओगे। वो नोट पॉइंट ये है, केमिकल रिएक्शन involves chemical reaction involves forming नहीं, पहले मैं लिखूंगा breaking। chemical reaction involves breaking and making बोलो या forming बोलो and forming of bonds between atoms to produce new substances। क्या कहता है ये नोट, थोड़ा समझाओ सर। तो फिर यहां पर आओ सर। देखो भाई, केमिकल रिएक्शन वो क्या चीज़ है, ये 4 टाइप्स उसी के हैं, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे भी। इस केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, केमिकल्स जितने भी होंगे, अब केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है एलिमेंट हो सकता है कंपाउंड हो,
ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन के लिए क्या करना होता है, एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। हौले हौले से तू पास आ जा, केमिकल रिएक्शन करवा जा और नए सब्सटेंस बना जा। हाँ समझे, मतलब जो केमिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे और रिएक्ट करेंगे। उनकी रिएक्शन से नए नए सब्सटेंस बनेंगे। अच्छा, फिर ये क्या चीज़ है, ये बताता है आपको दो बातों के बारे में। यहाँ मैंने लिखा है बॉन्ड्स, माने जो बॉन्ड्स एटम्स के बीच में बनते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स तो एटम्स के बीच में ही बनते हैं ना, राइट? नहीं सर, एक बॉन्ड हमारे बीच में भी है, स्टूडेंट और टीचर का एक परफेक्ट बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड मेंटली चलते हैं, फीलिंग वाली चलते हैं, फीलिंग्स के साथ बात करते हैं, इमोशनल बॉन्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड थोड़ी चलेगा, यहाँ पर तो अट्रैक्शन का बॉन्ड चलेगा, ताकि एक मॉलिक्यूल बने, एक मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस आए। इसका मतलब जो बॉन्ड्स हैं एटम्स के बीच में वो टूटेंगे भी और बनेंगे भी। सर ये क्या बात हुई, मेरी बात सुनो। टूटने का मतलब है पुराने बॉन्ड्स, माने ओल्ड बॉन्ड्स, और बनने के लिए न्यू बॉन्ड्स। सर समझ में कम आया, अभी मैं इसके एग्जाम्पल जब दूंगा, जब मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ में अभी जो टाइप्स हैं वो रिएक्शन के टाइप्स के साथ एग्जाम्पल दूंगा, तब आप और समझोगे। फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। शॉर्ट में समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एग्जाम्पल देखो एक बार, मान लो यहाँ पर एक मुन्ना है, छोटा सा मुन्ना। ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ऐसा मान लो। यहाँ पर है एक पप्पू, एक लड़का है जिसका नाम है पप्पू। सपोज दैट एक कैरेक्टर ले रहे हैं अपन, है ना, ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। पप्पू है, या फिर चलो ये हटाओ, नॉर्मल चीज़ लेते हैं, ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि उसी का हमको इस्तेमाल भी करना है अपनी रिएक्शंस के रिप्रेजेंटेशन में। देखो मान लो यहाँ पर ए है, इस ए ने बॉन्ड बना रखा है बी से, और यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर सी आ गया। अब होगा क्या कि सर ए और बी के बीच बॉन्ड है। अब ए की आदत है कि उसे एक ही बॉन्ड बनाना है, बस वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो जब तक बी ने ए के साथ बॉन्ड बना रखा है तब तक तो सी ए का कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही ए ने देखा कि यार सी मुझसे बॉन्ड बनाना चाहता है, और बी ने ये सोचा कि मैं इस बॉन्ड को तोड़कर भाग जाता हूं, तो जब बी अलग निकल गया तो सी ने ए के साथ बॉन्ड बनाना मंजूर कर लिया। ए ने बोला मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता था जो मैंने बी के साथ बनाया था। लेकिन बी जब छोड़ के निकल गया तो मैं सी के साथ बॉन्ड बना सकता हूँ। तो उस कंडीशन में आपको सी के साथ में ए बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ जाएगा और बी निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो पुराना बॉन्ड जिसके बीच था, क्या वो टूटा? हाँ सर टूटा। ये टूटा तभी तो बी निकल के भागा। क्या नए एटम्स के बीच में बॉन्ड बना? हाँ सर, एक नया बॉन्ड बनाए। पहले भी जो बॉन्ड था वो एटम्स के बीच में था, बाद में भी जो बॉन्ड है वो एटम्स के बीच में है। समझे? क्या ये केमिकल रिएक्शन हुई? हाँ हुई। एक रिप्रेजेंटेशन था कि केमिकल रिएक्शन कैसे चल रही है, ताकि मैं आपको बॉन्ड्स की ब्रेकिंग, बॉन्ड्स की फॉर्मिंग बता सकूं। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे, उसके लिए इन चारों एग्जांपल्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई? केमिकल रिएक्शंस में ब्रेकिंग और फॉर्मिंग दोनों दिखती है। ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स की, पुराने बॉन्ड्स की, और फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स की, नए बॉन्ड्स की। किसके बीच में बनते हैं ये बॉन्ड्स? एटम्स के बीच में। क्यों हो रहा है ब्रेकिंग और फॉर्मिंग? ताकि नए सब्सटेंस बन सके। ये बात सबको क्लियर हो गई? चलो अब हम चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पर, मतलब पहले टाइप पर, और चलते हैं इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। नाम है इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अच्छा, ये चारों टाइप केमिकल रिएक्शन के हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो मैं कह सकता हूं अ केमिकल रिएक्शन। पहली बात तो ये
अ केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या होगा, नाम से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन में दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को, बात समझना, या तो दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के पास आना पड़ता है और एक दूसरे से कंबाइन होना पड़ता है। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, इसलिए जो दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें पास आ रही हैं वो केमिकली कंबाइन होंगी, और दोनों जब मिल जाएंगे तो अब ये चीज़ एक हो जाएगी। पहले ये अलग था, ये अलग था, दोनों जब मिल गए तो ये एक बन गया। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। जब इनकी शादी होती है तो पहले दोनों अलग थे, एक लड़का अलग था, लड़की अलग थी। संख्या कितनी है इनकी? 2। लेकिन जब इनकी शादी होती है तब ये मिल जाते हैं तो कपल बनता है। तो कपल कितने होते हैं यहाँ पर? 1। बात समझ में आई? ठीक उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन काम करती है, और यही डेफिनेशन एनसीईआरटी ने दी हुई है। वो अलग बात है कि इस डेफिनेशन में थोड़ा सा ड्रॉबैक है, मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल समझो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances, अभी सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? या तो एलिमेंट या फिर कंपाउंड। Two or more substances combine chemically to form a single product is known as combination reaction. बात समझ भाई? बड़ी बेसिक सी लाइन है ये, टफ नहीं है, डेफिनेशन बड़ी आसान है। पहली बात तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप है, टाइप किसका? केमिकल रिएक्शन का। तो पहले मैंने लिख दिया कि अ केमिकल रिएक्शन। इसमें होता क्या है, जैसा कि नाम बता रहा है, कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन किसका होगा सर? या तो दो चीज़ें एक दूसरे के पास आ जाएं या दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के पास आ जाएं। तो मैंने लिख रखा है वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या फिर ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के पास आएँ। अब वो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकते हैं? दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एलिमेंट होगा या फिर एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स होंगे। जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो मिलकर एक चीज़ को बनाएंगे। तो जब कंबाइन करते हैं केमिकली, तो ये केमिकल रिएक्शन में केमिकली ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो कंबाइन करते हैं केमिकली तो बनता है एक सिंगल प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन को हमने नाम दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको कुछ कुछ समझ में आई होगी, बाकी इसके प्रॉपर एग्जाम्पल से ये आपके दिमाग में सेट ही हो जाएगी। अब हम जानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की भी टाइप्स हैं। देखो कैसे, 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आओ देखते हो टाइप कौन कौन से हैं। पहला टाइप है उसके अंदर, पहला टाइप क्या कहता है अपना, ये लो ये लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। दूसरा बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स। तीसरा बोलता है combination of an
एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। तो ये तीन टाइप्स अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर भी समझ लो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस पास में आने चाहिए। तो वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो हो सकता है ना कि दो एलिमेंट्स पास में आ जाएं, एलिमेंट एलिमेंट करीब आ जाए। हो सकता है वो कंपाउंड्स हो तो एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड करीब आ गए, या ये भी तो हो सकता है कि एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। तो इस तरीके से दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब एक दूसरे के पास आकर केमिकली कंबाइन करेंगे तब एक नया प्रोडक्ट बनेगा। एक नया प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा गया। एक्चुअली एनसीईआरटी यहाँ पर इस शब्द पर बल देती है, लेकिन वहीं पर एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दिए हैं जहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, ये 10th क्लास की पढ़ाई चल रही है और आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दोगे साइंस का, तो वहाँ अगर ये डेफिनेशन आती है तो आप यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट ही लिखोगे। ठीक है क्या? क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको एज इट इज़ इसी तरीके से ऐसी ही डेफिनेशन लिखी है। बात समझे? जो एग्जाम्पल्स में एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसकी चर्चा अभी हम कर लेते हैं। आओ तब तक इसे आप कॉपी करो, मैं हटता हूँ साइड में। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टाइप के साथ में। तो क्या नाम है टाइप का? सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। अरे डेफिनेशन लिख तो ली। तो पहला टाइप है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला टाइप क्या है अपना? फर्स्ट टाइप कहता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के पास में आए और केमिकल रिएक्शन करे जिससे एक कंपाउंड बने। आओ लिखते हैं उसे, माने रिएक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। आओ देखते हैं इसको। पहले बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की। क्या है रिप्रेजेंटेशन? जब मैंने बताया दो एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आएंगे, तो फिर मान लो एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, इनके रिएक्शन करने से बनेगा ए बी। तो ये भी क्या है सर? एलिमेंट। ये भी क्या है सर? एलिमेंट। ये क्या है? व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन केमिकली, व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक रेशियो, इसी चीज को तो कंपाउंड कहा जाता है। माने ये अपना बन गया कंपाउंड। हर्ष अजिताभ बचपन हर्ष। तो ये बन गया अपना ए और बी एलिमेंट जब मिले, दो एलिमेंट पास में आ गए, एक प्रोडक्ट बना गए, इसको हमने कॉम्बिनेशन कहा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, गाने गवा लो इनसे बस। चलो एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल मान लो हम लेते हैं बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। ये जो कोल है इसको हम कार्बन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन इन द सॉलिड फॉर्म। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब मान लो ये कार्बन है अपना, ये सॉलिड फॉर्म है, और जब बर्निंग होती है, जलती है कोई चीज़,
वही बात आती है, बर्निंग का मतलब दहन हो जाता है। दहन, रावण दहन, रावण दहन के लिए रावण का पुतला होता है, कागज होता है, लकड़ी होती है उसमें, और बाहर हवा होती है, हवा में ऑक्सीजन होती है। माने दहन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो हमने ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगी, गैस है तो इसकी फिजिकल स्टेट लिख दो, ये सॉलिड फॉर्म में है। जब आपस में मिलेंगे, जब दहन होगा तो उसमें गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2। ये गैस है, ठीक है। अभी रुकते जाओ, मैं एग्जांपल्स में क्या बात बताने वाला हूँ उसके लिए थमो, पहले मुझे चारों एग्जांपल लिखने दो। टोटल 4 एग्जांपल हम लेने वाले हैं। ये तो हो गया बर्निंग ऑफ कोल। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, माने पानी बन जाए। फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे बनता है? कुछ नहीं सर, हाइड्रोजन गैस ले लो, सर ऑक्सीजन गैस ले लो और वाटर बना दो, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? माने यहाँ पर अपने को ये लगाना पड़ेगा, ठीक है या बेटो? उसके बाद तीसरा आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कैसे बनेगा? इसकी रिएक्शन नीचे लिख देते हैं। आओ, इसके लिए आपको हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, गैस, क्लोरीन लेनी पड़ेगी, गैस, और बन जाएगा HCl, जो कि गैस के रूप में ही बनता है। इसलिए ताज़ा ताज़ा बना हुआ HCl गैस के रूप में आपको निकलता हुआ दिखेगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? हट, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब बैलेंस लग रही है मेरे को, तो लग रही है क्या? तुम्हें लग रही है बैलेंस? तुमको बैलेंस लग रही है ये? अब बैलेंस लग रही है। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। बड़ा नंबर छोटा नंबर का कंसेप्ट बता कर आया हूं ना बेड़ो। 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, हाँ तो फिर ये बैलेंस्ड है। सेम इसका 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अब तो ये कहानी स्पीड में चलनी चाहिए। और फिर अपना आता है 4th एग्जाम्पल, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। टेढ़ा चला गया बीड़ू, टेढ़ा, कोई बात नहीं। ये रिएक्शन कहती है सर सोडियम नाम का एलिमेंट लो, सर क्लोरीन नाम का एलिमेंट लो। ये बैलेंस रिएक्शन में सीधा सीधा लिख देता हूँ 2NaCl। अब मैं आप बताना क्या चाहता हूँ वो सुनो, सुनना क्लास। ये हमने फिजिकल स्टेट लिख दिया है ना, सॉलिड फॉर्म में हमने मेटल को लिया, नॉन मेटल को गैसियस फॉर्म में लिया है, और जो ये बना है साल्ट हमारा वो सॉलिड फॉर्म में है। वैसे ही सबके साथ ये गैस बनी है, ये गैस है, ये गैस है, यहाँ पर ये गैस है, यहाँ ऑक्सीजन गैस है, यहाँ वाटर बना है लिक्विड फॉर्म में, यहाँ CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस की फॉर्म में निकलता है, यहाँ ऑक्सीजन है जो कि गैस की फॉर्म में हमने यूज़ ली है, यहाँ कार्बन है जिसको सॉलिड फॉर्म में हमने यूज़ में लिया है। बताने की ज़रूरत ये थी, अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखो तो 2 एलिमेंट्स को करीब आना था। ये एलिमेंट अलग तरह का है, ये एलिमेंट अलग तरह का है। सही कह रहा हूँ क्या? ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग तरह के हैं, माने डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट और अ कंपाउंड। अब गौर से देखो, पहली रिएक्शन में बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग माने जलाना, जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो पहला आप ऑक्सीजन लो। किसको जलाना है? कोल को। और कोल को हम कार्बन के सॉलिड फॉर्म के साथ में शो कर देते हैं। तो कार्बन एक तरह का एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरे तरह का एलिमेंट है। तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। व्हेन दे कंबाइन केमिकली, दे विल प्रोड्यूस दिस। ये देखो एक कंपाउंड बना,
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की शर्त यही तो थी कि एक प्रोडक्ट बनेगा, पहली बात, ठीक है। पहली बात तो एक प्रोडक्ट बन रहा है, माने कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरी बात, यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा करने चाहिए थे, पर मिनिमम एटलीस्ट दो सब्सटेंसेस, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, ये दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ शर्तें हैं। पहला, एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, ओके। दो सब्सटेंसेस को मिनिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर दो सब्सटेंसेस को कंबाइन करना चाहिए। दूसरी शर्त, दोनों फुलफिल तो हो रही हैं, उनमें से एक भी शर्त फुलफिल होती है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये बन गया अपना एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। यहाँ देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर में भी हाइड्रोजन एक तरह का एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरे तरह का एलिमेंट है। दो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर केमिकली। ये देखो एक बार, ये और ये डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं, मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की है तब H2O बना है, जो कि एक तरह का कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स रहता है। कंपाउंड की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी बेसिक्स में। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये देखो हाइड्रो, उसके लिए हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, क्लोरिक मान लो उसके लिए क्लोरीन गैस लेनी पड़ेगी। क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं। अलग अलग तरह के एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। ये दोनों मिलकर HCl नाम का प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कंपाउंड बना रहे हैं। इसे देखो, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम के लिए आपने Na चुन लिया क्योंकि सोडियम का सिंबल वो होता है। क्लोराइड के लिए आपने क्लोरीन गैस सेलेक्ट कर ली। दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, ये और ये दो अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। हर एक रिएक्शन में कम से कम नहीं तो दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करना पड़ रहा है। तो हमारी डेफिनेशन में यही तो था कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, जो कि एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और बनाएंगे सिंगल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बन रहा है, सर ये तो दो बन रहे हैं ना। देखो, एक टाइप का प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ सिंगल प्रोडक्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि इसके आगे का नंबर कितना है। हमारे यहाँ सिंगल प्रोडक्ट कहने का मतलब है टाइप ऑफ कंपाउंड या टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। NaCl, सिर्फ NaCl ही तो बन रहा है, भले इसके 2 मॉलिक्यूल बने या 100 मॉलिक्यूल बने, क्या फ़र्क पड़ता है, पर NaCl ही बन रहा है और कोई मॉलिक्यूल नहीं बन रहा। यहाँ पर HCl ही बन रहा है और कोई मॉलिक्यूल नहीं बन रहा। यहाँ पर H2O ही बन रहा है और कोई मॉलिक्यूल नहीं बन रहा। यहाँ पर CO2 ही बन रहा है और कोई मॉलिक्यूल नहीं बन रहा। इसका मतलब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आपका फिक्स्ड है, एक 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 एक। बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ। हम हटते हैं, आप कॉपी कीजिए। फिर शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट वाले टाइप से। और इस टाइप में जो सेकंड वाला टाइप आपको मैं बताने वाला हूँ, उसमें एक ऐसी कहानी क्लियर होगी जिसमें NCERT ने जो गलती की है उस गलती के बारे में चर्चा करेंगे, और उस गलती को NCERT ने खुद सुधार लिया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक कॉपी कीजिए, हटता हूँ साइड में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर? जैसे नंबर 1 पे जो अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, उसका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल या फर्स्ट वाला टाइप हमने पढ़ा कि जब तो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। अब हम सेकंड वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं उसका, जहाँ पर आएगा कि जब दो कंपाउंड्स कंबाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। सिंपल। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सुनो, खुद रिएक्शन का टाइप ही आपको अपने मुंह से बता रहा है कि दो कंपाउंड्स को पास लाओ और उनको रिएक्ट करवा दो। इसमें लिखा हुआ है ना, दो कंपाउंड्स को कंबाइन कराना है। तो देखो, एक कंपाउंड ले लो, मान लो AB, एक कंपाउंड ले लो CD। ये क्या है सर? कंपाउंड है। ये क्या है सर? कंपाउंड है।
और इनसे अब बनेगा एक नया कंपाउंड ABCD, ये आपस में कंबाइन कर गए, जुड़ गए, तो एक बन गया नया कंपाउंड। आप गौर से देखो, यहाँ पर भी दो सब्सटेंसेस हैं, कम से कम दो सब्सटेंसेस, ज़्यादा भी आ सकते हैं पर कम से कम दो सब्सटेंसेस होंगे। जब आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा गया है। आओ इसका बेहतरीन एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और ये एग्जाम्पल धुएंधार भी होने वाला है। वो एग्जाम्पल है अपना रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। देखो भाई, आओ सीखते हैं। इसके पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि क्विकलाइम क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन का टाइप क्या होता है, पहले वो सीखते हैं। मैं आपको जिस तरह की रिएक्शन यहाँ सिखाने वाला हूँ वो रिएक्शन कुछ ऐसी है कि जब एक मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। सर कम समझ में आई, तो मैंने समझाई कहाँ है जो समझ में आएगी। ऐसी बातें करते हो यार आप लोग भी। ये क्या है रिएक्शन का टाइप, इस टाइप की रिएक्शन है। अब ये टाइप हमारे यहाँ पर कैसे काम आएगा, आओ जानते हैं। ठीक है, ये क्या है रिएक्शन का टाइप, आओ देखते हैं होता क्या है। जो क्विकलाइम है ना, क्विकलाइम, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaO। तो मेटल ऑक्साइड क्या है, जिसमें एक मेटल हो और एक ऑक्सीजन हो। ये लो एग्जांपल के रूप में CaO, इसको कहते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या है सर, ये कॉमन नेम है किसका, इस कंपाउंड का। ठीक है, मैं भी और इन्फॉर्मेशन दूंगा, रुको पहले समझो। इस रिएक्शन का टाइप समझो और उस टाइप को एक एग्जाम्पल में उतारो। प्लस तो मेटल है इसमें, हाँ सर कैल्शियम नाम की मेटल है। ऑक्साइड, ऑक्सीजन है इसमें, हाँ सर वो भी है। वाटर मतलब H2O, लो लगाओ एरो। अब बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम वाटर से निकलने वाले हाइड्रोक्साइड से कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ यूँ देखो। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना है, हाइड्रोक्साइड के लिए आयन होता है OH माइनस आयन। मेटल यहाँ पर कैल्शियम की है, कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, हाइड्रोक्साइड आयन माने OH पे चार्ज होता है -1। तो कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्रिस क्रॉस मेथड से क्या बनाएंगे वो आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं सिखाकर आ चुका हूँ। मैं सीधा सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ कि CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब NCERT की सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या है, उसने क्या किया मैं बताता हूँ। ये सॉलिड फॉर्म में था, NCERT ने इसको सॉलिड फॉर्म में ही रखा है। ठीक है, और इसको क्विकलाइम बोला है, ये भी ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है जब अकेला हो वाटर, तो ये भी ठीक है, ऐसा रखा। इसको NCERT ने एक्वस फॉर्म में लिखा, हाँ तो ये मिस्टेक है क्या, नहीं तो गलती क्या है सर, गलती ये नहीं है कि इसको एक्वस फॉर्म में लिख दिया, गलती क्या है वो अब बताता हूँ। NCERT ने इसके नीचे लिखा है स्लेक्ड लाइम। क्या सर, स्लेक्ड लाइम, क्या स्लेक्ड लाइम, अरे लिख के बता दो ना। हाँ देखो, पर मैं इन बातों को थोड़ा क्लियर करके बताना चाहता हूं, इसलिए आप समझो। अब सुनना मेरी बात। NCERT बोलती है इसको स्लेक्ड लाइम, लेकिन हम कहते हैं कि यह है स्लेक्ड लाइम। हम क्यों कहते हैं कि ये स्लेक्ड लाइम है, दोनों में फ़र्क क्या है सर। ये भी तो CaOH का होल ट्वाइस है, ये भी CaOH का होल ट्वाइस है, माने ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में है। एक्वस मतलब पानी मिला हुआ है इसमें। ये सॉलिड फॉर्म में है, मतलब इसमें वाटर नज़र नहीं आ रहा है आपको, समझे? इसे स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। सुनना मेरी बात, इसे स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसे स्लेक्ड लाइम लिख रखा है, तो अब मैं बताता हूँ इसे क्या कहते हैं। एनसीईआरटी की गलती को हम सुधारते हैं, लेकिन सर एग्जाम में तो वही आएगा ना जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एग्जाम में तो वही लिखना पड़ेगा ना जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अभी एनसीईआरटी ने किया क्या है, यहाँ पर मिस्टेक की और इस मिस्टेक को सुधार भी लिया है। मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे और समझ जाओगे, फिलहाल जैसा समझा रहा हूँ वैसे ही चलते जाओ। देखो, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने CaOH का होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में होता है ना, सॉलिड फॉर्म में, तब ही उसको स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। अगर वो एक्वस फॉर्म में हो तब उसको क्या बोलेंगे वो सुनो। सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। सर हम कैसे मान लें आपकी बात, आप भगवान हो क्या? नहीं, भगवान तो अपनी एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी खुद अपनी जुबान से इस चीज को CaOH का होल ट्वाइस इन एक्वस फॉर्म को सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम कह रही है। कहाँ कह रही है ये आपने देखा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली एनसीईआरटी ने मिस्टेक की है। जो रिएक्शन यहाँ लिखी है, एक रिएक्शन मैं बताता हूँ। वो रिएक्शन है जहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख रखा है एनसीईआरटी ने, वहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल इसी को ले रखा है, वहाँ रिएक्शन लिख रखी है। कौन सी रिएक्शन है वो रिएक्शन है 1.13, पेज नंबर 6 पर है न्यू वाली एनसीईआरटीज़ में। तो 1.13 आपको इस नंबर की रिएक्शन मिलेगी। ऐसे आपको रिएक्शन लिखी मिलेगी, उसके साइड में नंबर लिखा मिलेगा, वो नंबर है 1.13। माने 1.13 नाम की रिएक्शन है। इस नंबर की रिएक्शन है 6 नंबर पेज पे, पेज नंबर 6 पे, और उसके अगले पेज पे, पेज नंबर 7 पर। यह पेज नंबर 6 पे। हो सकता है कईयों की एनसीईआरटी में पेज नंबर अलग हो, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। अगले पेज पर, इसके नेक्स्ट पेज पे, जस्ट नेक्स्ट पेज पे आपको एक बॉक्स मिलेगा। जैसे मान लो 6 नंबर का पेज है यहाँ पे और 7 नंबर का पेज है यहाँ पर, तो यहाँ आपको ऊपर एक बॉक्स मिलेगा येलो कलर का। उस बॉक्स में यूँ पट्टी लगी हुई है, वो लिखा हुआ है डू यू नो। माने एक बॉक्स है डू यू नो वाला बॉक्स, डू यू नो। उसकी पहली लाइन, उसकी फर्स्ट लाइन क्या बताती है? उसकी फर्स्ट लाइन ये कह रही है कि हमने रिएक्शन 1.13 में सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बनाया है। सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बनाया है। ये हम नहीं कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है। वन 1.13 वाले पेज पर उन्होंने मिस्टेक की है। उन्होंने इस चीज को स्लेक्ड लाइम कह दिया, जबकि ये स्लेक्ड लाइम नहीं है, स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन है। स्लेक्ड लाइम सॉलिड फॉर्म में है। सॉल्यूशन क्या होता है? सर एग्जांपल देता हूँ, छोटा समझ जाओगे। नमक सॉलिड फॉर्म में है, उसको पानी में डालो तो क्या नमक का सॉल्यूशन बन जाएगा? हाँ। चीनी सॉलिड फॉर्म में है, उसको अगर पानी में डालें तो क्या चीनी का सॉल्यूशन बन जाएगा? हाँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में है, अगर इसको पानी में डालूं तो क्या इसका सॉल्यूशन बन जाएगा? हाँ। माने सॉलिड चीज को जब आप पानी में डाल रहे हो तो इस सॉलिड चीज का सॉल्यूशन बनता है, और पानी अब उसमें मौजूद है, इसलिए उस पर एक्वस वाला साइन लगता है। तो जब एक्वस है, इसका मतलब एक सॉलिड चीज को आपने पानी में डाल दिया है और उसका एक सॉल्यूशन बना है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको तब मिलती है जब मैं यहाँ कुछ लिखूंगा। अभी समझो, फिलहाल के लिए समझो। रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी ने लिखी है, और एक्वस फॉर्म, यहाँ एक्वस लिख रखा है उसने, AQ, एक्वस फॉर्म को उसने स्लेक्ड लाइम कह दिया, लेकिन ये गलत लिखा है। इसी गलती को उसने आगे वाले पेज पर ठीक किया है और ये बोला है डू यू नो वाले बॉक्स में पहली लाइन में कि पिछले पन्ने पर हमने रिएक्शन नंबर 1.13 में सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम को बनाया है, ये उन्होंने कहा है। इसका मतलब एनसीईआरटी CaOH का होल ट्वाइस इन एक्वस फॉर्म को पेज नंबर 7 पर डू यू नो वाले बॉक्स में पहली लाइन में सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बताती है। एनसीईआरटी इस पेज पर गलती करती है, इस पेज पर ठीक करती है। अब समझो,
ये कहानी क्यों है, थोड़ी गहरी है कहानी, सीखो। जादू जादू जादू, आओ। छुमंतर टन 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 टन। ये हमने लिया एक बर्तन, सपोज दैट इसमें हमने मिलाया थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, माने ये, ठीक है। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज लिख लूँ पहले एक बार, आओ लिख लेते हैं। आओ इस कैल्शियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके केमिकल नेम की। सर केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल्स या तो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं। अब इसका नाम लिखना है तो इसमें कैल्शियम नाम का एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन नाम का एक एलिमेंट है, ये दोनों केमिकल्स ही तो हैं। तो कैल्शियम पहले आएगा फिर ऑक्साइड आएगा, माने केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। सर इसका कॉमन नेम क्या है? सुनो भाई, इसका कॉमन नेम है, तीन नाम है इसके कॉमन नेम में। एक, या तो आप इसे क्विक लाइम कहो, या फिर आप इसे लाइम कहो, या फिर आप इसे बर्न्ट लाइम कहो, बर्न्ट लाइम। ठीक है क्या? ये तीन नाम है, क्विक लाइम बोलो, लाइम बोलो या फिर बर्न्ट लाइम बोलो। किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को। वो है केमिकल नाम जो इसके केमिकल्स को इंडिकेट कर रहा है। ये कॉमन नेम है, क्या आप इसको कॉमनली क्या बुलाते हो? ठीक है। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, फिर ये कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। CaOH का होल ट्वाइस इन सॉलिड फॉर्म, ये लिखना ज़रूरी है यहाँ पर। अब इसके लिए केमिकल नेम क्या है? आप खुद समझदार हो। केमिकल नेम में इसके केमिकल्स को बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इजी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इसका क्या है? देखो, तो जब सुनो मेरी बात, कान खोलकर मेरे साथ रिपीट करो, क्लास रिपीट करो, जागो रिपीट करो। मैं बोलूंगा मेरे पीछे पीछे बोलना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में स्लेक्ड लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूं मैं आपको। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो ये है, ये अपना सफ़ेद रंग का होता है, माने वाइट कलर्ड। पाउडर्ड फॉर्म में होता है, माने पाउडर है, वाइट पाउडर जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो वाइट पाउडर्ड इन सॉलिड फॉर्म, वाइट पाउडर इन सॉलिड फॉर्म, ये हो गया इसका डिटेल। अब मेरी बात को धीरे धीरे सुनो इस बर्तन के माध्यम से, जो बर्तन में आधे घंटे से हाथ में ले रखा है। आओ उसकी कहानी बताता हूँ क्यों लिया है। मान लो मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये ना, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड ये वाला। ये तो सर चौक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मान लो, अब ऐसे मानो जादू मंत्र, ऊपर से मान लो मैंने कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया इस बर्तन में, मिला दिया। मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ, पहले मैंने ये डाल दिया, ठीक है सर।
अब मेरी कहानी सुनना। मैंने पानी भर के नहीं डाला है, 2-3 बूंदें डाली हैं, अ फ्यू ड्रॉप्स। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स आर एडेड टू दिस कैल्शियम ऑक्साइड, माने ये कैल्शियम ऑक्साइड मैंने इसमें डाला, टिपुक टिपुक टिपुक, ठीक है। अब मैंने इसमें पानी की कुछ बूंदें डाली। ये ठीक उसी तरीके से है जब आप मार्केट से पुताई होती है ना, घर में पुताई, नॉर्मल वर्ड यूज कर रहा हूँ, पुताई, सबको पता होगा इसके बारे में। जब पुताई होती है तब एक बर्तन आता है, उस बर्तन में बाहर से मार्केट से एक वाइट कलर का पाउडर पैकेट मंगाया जाता है, उसको फाड़ कर, जिसको कली कहते हैं, कली, उसको फाड़ कर उस बर्तन में डालते हैं। ये वो बर्तन मान लो, इस बर्तन में वो वाइट कलर का सारा पाउडर डाल दिया जो मार्केट से मंगाया। अब इसमें पानी मिलाते हैं। अब वहाँ तो कोई पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स को केमिकल रिएक्शन थोड़ी करनी है, आपको सीखना है, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे रूप में बता रहा हूँ। शुरुआत में जो पानी की बूंद अंदर जाती है ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो इन दोनों की रिएक्शन से हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। शुरुआत की कुछ बूंदें जा रही हैं, मतलब अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, केवल कुछ बूंदें गई हैं। वो कुछ बूंदें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ केमिकली रिएक्ट कर गई और इतनी गंदी हीट, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि इस बर्तन को अगर आप छू लो ना, जल सा जाता है, मतलब गर्मी लगती है, बहुत गर्म बर्तन होता है, जैसे पानी उबल रहा हो, जैसे अंदर से उबल रहा हो, इसलिए एक साउंड भी आता है, हिसिंग साउंड आता है। पर अभी मेरी बात समझो, तो दो चीज़ें बनती हैं, इन दोनों की रिएक्शन से दो चीज़ें बनती हैं, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक निकलती है हाई अमाउंट ऑफ हीट। अब जो हीट है वो गर्मी होती है, अब जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पानी टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। आपने इसमें कितना पानी मिलाया है सर? कुछ बूंदें। पहले इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया, ये, फिर इसमें पानी मिलाया, कुछ बूंदें। पानी की कुछ बूंदों ने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की और बहुत सारे अमाउंट में हीट बनाई, समझ रहे हो? हीट बनाई। इस हीट से, इस गर्मी से, इस बर्तन के अंदर जो कुछ बूंदें पानी की थी वो अब उड़ने लगी, वेपर बनने लगी, पानी इसमें से निकल गया। फिर इसमें क्या बच गया होगा सर? कैल्शियम ऑक्साइड। अरे नहीं, मैंने क्या कहा, पानी की जब कुछ बूंदें डाली गई थी तो डालते ही इन्होंने इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर ली और ये बना दिया, एक्चुअली ये बना दिया, समझ रहे हो? ये बना दिया। अब ये कैसे बना? ये सॉलिड फॉर्म में कैसे रह गया? हमने तो पानी मिलाया था ना, एक्वस बनना चाहिए था ना, क्योंकि आपने पानी की सिर्फ कुछ बूंदें मिलाई हैं, या फिर पानी शुरुआत में जितना डाला है तो वो पानी सारा का सारा इस गर्मी की वजह से, हीट की वजह से उड़ गया है। तो इस कंपाउंड के अंदर इन दोनों की रिएक्शन से आपको सिर्फ सॉलिड फॉर्म देखने को मिलता है। बात समझे? तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डालते हो, फिर इसमें पानी की कुछ बूंदें मिलाते हो, तो जो केमिकल रिएक्शन हो जाती है उससे यह बन चुका होता है, और जो हीट होती है उससे जो पानी की कुछ बूंदें थी वो सब उड़ जाती हैं। तो पानी इसमें बचता नहीं है, क्या बचा? सॉलिड। तो जो सॉलिड चीज़ बची है ना, एक्चुअली उसी को स्लेकेट लाइन कहते हो, समझे? अब दो कंडीशंस नजर आएंगी आपको। फिर ये एक्वस फॉर्म का एनसीईआरटी क्यों लिख रही है बताता हूँ। अब इसको उठाओ, इसके अंदर ये है, अब इसमें पानी और मिलाओ, क्योंकि आपको पता है कि ये सॉलिड फॉर्म में है। हाँ ठीक है, लिख रखा है मैंने यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में लिख रखा है, सफ़ेद रंग का है, ठीक है। तो सफ़ेद रंग के पाउडर में अगर आप पानी मिलाओगे, ज़्यादा पानी, थोड़ा और पानी मिलाओ और उसको घुमाते रहोगे, तो क्या ये दूध जैसा रंग नहीं बनेगा? हाँ सर, माने मिल्की अपीयरेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिल्की अपीयरेंस। ठीक है। अच्छा, पानी मिला दिया मैंने, पानी मिला दिया। चीनी में पानी मिलाओगे तो चीनी का सॉल्यूशन, NaCl में पानी मिलाओगे तो NaCl का सॉल्यूशन। अगर CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिलाओगे तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन नहीं बनेगा? और ये सॉल्यूशन में पानी है, इसलिए एक्वस इस्तेमाल लिया। अब इसके लिए मैं 2 पॉइंट्स लिखूंगा और समझ में आ जाएगा। जादू मेरी नजर। चलो अब समझो यहां पर कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। नाउ 2 कंडीशंस। दो कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन ये है कि आपने CaOH का होल ट्वाइस को उठाया और इसमें पानी मिलाया और पानी मिलाया। जो कुछ बूंदे पानी की थी वो तो उड़ गई थी। इसमें जब और पानी मिलाओगे
तो इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, राइट। तो आपने पानी शुरुआत में कुछ अमाउंट में मिलाया, कुछ बूंदे नहीं, इस बार कुछ लीटर डाल दिया पानी, कुछ लीटर, कुछ अमाउंट डाला, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, कुछ पानी डाला है। तो ये सफ़ेद रंग का तो पहले से ही है, पानी मिलाओगे तो सफ़ेद रंग का सोल्यूशन बनेगा, मतलब दूध जैसा रंग। समझ रहे हो किसका मतलब? मैं कह सकता हूँ अब CaOH का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में है, क्लियर। लेकिन अब इसे आप स्लेक्ड लाइम नहीं कहोगे, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम कहोगे, ठीक है। इसके और कॉमन नेम्स हैं क्या सर? देखो, जब इसका दूध जैसा रंग होता है ना, उसी सॉल्यूशन को आप ब्रश के माध्यम से उसमें ब्रश को डाल के और दीवारों पर पुताई करते हो। क्या करते हो? पुताई करते हो। अब एक्चुअली पुताई करने का मतलब है दीवारों को धोना। सर पानी से हम रगड़ के धोते तो नहीं है, धोने का मतलब होता है गंदगी को गायब कर देना। यूँ तो जादूगर भी हाथों की सफाई करता है, इसका मतलब क्या आपके सामने सैनिटाइज़र से हाथ धोता है? नहीं। हाथों से ज़मीन साफ़ करता है? नहीं। वो हाथ से आपको कुछ चीज़ों को गायब करके दिखा देता है। चीज़ें तो वहीं पर होती है पर आपको गायब करके दिखाता है। समझे बात को? इसका मतलब गंदगी को छुपा लेना भी सफाई होता है। तो दीवारों पर जो गंदगी होती है उसको अगर छुपा लिया जाए, इसी को तो पुताई कहते हैं, रंग रोगन कहते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस जब एक्वस फॉर्म में है और इसमें पानी सिर्फ मिलाया है, कुछ अमाउंट मिलाया है, कुछ बूंदे नहीं, कुछ अमाउंट मिलाया है, पानी बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो अब ये वाइट कलर का है, इसलिए इसको लाइम वॉश या फिर वाइट वॉश कहते हैं। तो दीवारों को धोने के काम आ रहा है ना, इसलिए इसमें वॉश वर्ड लग गया, तो आप याद रख पाओगे, इसको भूलोगे नहीं। अब समझ रहे हो क्या? ये स्लैश लगाया, उसके बाद ये लिखा, तो या तो लाइम वॉश कह दो या फिर वाइट वॉश कह दो। ये दोनों ही नाम किसके हैं? CaOH का होल ट्वाइस इन एक्वस फॉर्म के। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन ये कहती है CaOH का होल ट्वाइस इन एक्वस फॉर्म। सुनना, ये एक्वस फॉर्म में है, नॉर्मल सोल्यूशन है, नॉर्मल सोल्यूशन। जब पानी को और मिलाऊंगा, दूध का रंग है, दूध में जब पानी और मिलाओ तो वो वाइट कलर से कलर फीका पड़ जाता है। ऐसा होता नहीं होता? पहले दूध का रंग बिल्कुल वाइट होता है, उसमें पानी मिलाओ थोड़ा सा, तब भी वाइट रहेगा। पानी मिलाते ही जाओ, बहुत सारा पानी मिला दो, दूध तो बहुत कम है, पानी बहुत सारा मिला दो, तो अब उसका कलर वाइट से डल वाइट हो जाएगा, वाइट पेल वाइट पड़ जाएगा, मतलब वाइट बहुत फीका पड़ जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो ये यहाँ अगर देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में जो लाइम वॉश या वाइट वॉश कहला रहा है, जब इसमें और पानी मिलाओगे और ज़्यादा पानी मिलाओगे तो इसका रंग अब वाइट नहीं रहेगा ना, थोड़ा लाइट वाइट हो जाएगा, वाइट कम हो जाएगा और पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पानी ज़्यादा होने की वजह से अब इसे लाइम वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइम वाटर। पर इन दोनों में फ़र्क कैसे पता लगेगा? दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं। सुनो, इसके लिए एक वर्ड आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन का मतलब होता है संतृप्त। संतृप्त मतलब तृप्ति हो गई, जैसे खाना खाया किसी ने तो उसका पेट भर गया, फुल, माने खाने को भर दिया आपने उसके पेट में। तो इसके अंदर जो पानी था, आपने उस पानी को बहुत ज़्यादा भर दिया, इसलिए इसका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, पानी से सैचुरेटेड हो चुका है कि बस और CaOH का होल ट्वाइस घुलना नहीं चाहता। तब उस कंडीशन में आप इसे लाइम वाटर कहते हो। समझे? तो ज़्यादा वाटर ऐड करते हो जब आप स्लेक्ड लाइम में, स्लेक्ड लाइम तो सॉलिड है, जब इसमें ज़्यादा वाटर को ऐड करते हो तो लाइम वाटर बनता है। और अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करते हो, जिसकी आप पुताई करते हो, उसे आप लाइम वॉश या वाइट वॉश कहते हो। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? तो NCERT की मिस्टेक खुद NCERT ने सुधार ली है। तो सर एग्जाम में हम क्या लिखें? जो 1.13 वाली रिएक्शन है उसके लिए देखो, मेरी बात सुनो, या तो आप ये लिख देना, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बेटर आंसर चाहिए तो आप इसके साथ एक्वस फॉर्म लगाकर ये लिखना। लेकिन सर रिएक्शन में ये तो लिख नहीं रखा, रिएक्शन में भले ना लिख रखा हो, लेकिन NCERT ने खुद इस बात को बताया है कि ये चीज़ इसी को कहते हैं या फिर इसका नाम यही होता है, अगले पेज पर बताया है। तो NCERT की गलती NCERT ने ठीक भी तो कर दी, तो हम NCERT की गलती को पकड़ेंगे
या फिर ठीक वाली बात को, हम ठीक वाली बात को पकड़ लेंगे ना, तो हमने ठीक वाली बात को पकड़ लिया और लिख लिया। बात समझ में आई? तो ये बनेगा। सर ये दोनों बन रहे हैं क्या? दोनों नहीं बन रहे हैं, या तो ये मान लो या फिर ये मान लो। अगर ये मानते हो इसका मतलब ये है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा मिलाया है। अगर आप ये मानते हो इसका मतलब ये है कि आपने पानी के कुछ बूंदें मिलाई हैं। बात समझ में आ गई क्या? आ गई होगी। तो ये कहानी हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स में, जिसका एक बेहतरीन एग्जांपल हमने लिया है एनसीईआरटी से। अब मैं साइड में हटता हूँ, आप इसको कॉपी करो। उसके बाद में हम अपने थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, उसको करके इस लेक्चर को ओवर करते हैं। कॉपी करिए, मैं साइड में हटता हूँ। चलिए क्लास शुरू करते हैं अपने थर्ड वाले टाइप से। कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। चलो भाई आओ देख लेंगे इसको क्या करना है हमें इसमें। आइए देखते हैं, बताते हैं। चलो सीधा एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। रिप्रेजेंटेशन तो समझ ही गए होंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक एलिमेंट को और एक कंपाउंड को जुड़ना है और कंपाउंड्स बनाने हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है सर? दो या फिर ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के पास आते हैं और एकल उत्पाद, मेरा मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनता है। अब इस रिएक्शन के या इस डेफिनेशन के ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला ही एग्जांपल मैं लेता हूं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसके पहले मैंने बर्निंग ऑफ कोल बताया था जो कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में था। इस बार नेचुरल गैस आ रही है जो कि मीथेन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन होती है। CH4 उसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला। इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको दूंगा आगे, अभी नहीं। जब कार्बन वाला चैप्टर आएगा तब ज़्यादा डिटेल है यहाँ पर। फिलहाल के लिए आप ये समझो CH4 नाम की एक गैस होती है जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। इसकी बर्निंग कराई जाती है। सर बर्निंग मतलब दहन। दहन का एग्जाम्पल हमने लिया था रावण दहन से। रावण में कागज होता है, लकड़ी होती है और उसके चारों ओर हवा होती है। हवा से वो ऑक्सीजन निकालता है और उसकी वजह से जलता रहता है। मतलब बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, माने इसको भी ऑक्सीजन चाहिए होगी। माने मीथेन के साथ आपने ऑक्सीजन लगा दी। ऑक्सीजन भी तो गैस ही होती है ना बेड़ो। ओके, जब ये दोनों गैस आपस में मिलेंगी, जलेंगी, तो क्या बनेगा? सुनो, एक बनता है CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक बनता है वाटर गैस, माने पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, इस बार गैस की फॉर्म में है। पानी गैस की फॉर्म में कब आता है? अपने घर पे कभी पानी गर्म किया है? देखा है पानी कैसा होता है? ऐसे ऊपर से आता है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार आपको दिख जाता है थोड़ा बहुत। देखा है पानी? देखा है कैसा होता है? पानी पिया है कभी? तो जो पानी होता है वो गैस की फॉर्म में होता है। मतलब कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट की वजह से ये पानी गैस बनता जा रहा है, उड़ता जाएगा धीरे धीरे। सही है क्या? मतलब इसके साथ हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। अब अगर याद आ रहा हो पुरानी कहानी, याद आ रहा है क्या? पुराने लेक्चर वहाँ हमने बताया था जब हीट को आप प्लस साइन के साथ प्रोडक्ट की जगह पर लगाते हो तो ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, मेन बात ये नहीं, मेन बात ये है प्रोडक्ट दो बन गए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनना चाहिए था, तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की दो खास शर्तें हैं। पहला, एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसमें ये फेल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन तो कर रहे हैं ना। सुनना मेरी बात, ये कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत बड़ा जिसको लोग खड़ा कर सकते हैं। और किन्हीं को अगर लग रहा हो कि सर ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो मैं बता दूँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
इसलिए इस एग्जाम्पल को कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले पैराग्राफ में इस वाले पेज के बाद नेक्स्ट पेज पे रखा हुआ है। जितने एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद से लेकर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के पहले तक है वो सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं और ये उनमें से एक है। मतलब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन, या तो दो रिएक्टेंट कंबाइन करें या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करें, तब उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। इसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर? विश्वास रखना पड़ेगा आपको जो हम कह रहे हैं उस बात पर, बड़ी ऑथेंटिकेटेड बात है ये। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन, पता है रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सब मैं आपको आगे बायोलॉजी में बताऊंगा, और फिलहाल के लिए आप रिएक्शन सुनो सिर्फ। C6H12O6 एक्वस फॉर्म में, ग्लूकोज कहते हैं इसको। ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हमारी सेल्स में, और फिर एनर्जी निकालता है, हाई अमाउंट में एनर्जी लिबरेट करता है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या क्या है? 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे ऑक्सीजन के भी, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग ज़िंदा रहने के लिए करते हैं। जब एनर्जी या फिर हीट प्लस के साइन के साथ प्रोडक्ट की जगह पर लिखी जाए तो ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। काम की बात ये नहीं थी, काम की बात ये थी प्रोडक्ट दो बन रहे हैं। अच्छा, ये किस फॉर्म में? ये एक्वस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, लेकिन ये इस बार लिक्विड फॉर्म में। हमारी सेल के अंदर वाटर लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, साइटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट होता है ना। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ, एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या? नहीं बनने चाहिए थे। मैंने क्या कहा? एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी है ये 95% केसेस में आपको सही देखने को मिलेगी, लेकिन 5% केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन उन्हें भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हिस्सा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें दो शर्तों में से अगर एक शर्त फेल हो रही है ना, सिंगल प्रोडक्ट बनने की शर्त तो फेल हो गई, लेकिन मोर देन टू या फिर टू रिएक्टेंट कंबाइन तो कर रहे हैं ना, एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट कंबाइन तो कर रहे हैं ना। तो जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर जाएं तो नाम आ गया कंबाइन, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। सर हम आपकी बात को कैसे मान लें? क्योंकि ये तो ग्लूकोज टूट रहा है, और इसमें अभी कई ज्ञानियों का ज्ञान भड़केगा यहाँ पर। वो कहेंगे ग्लूकोज, ये रिएक्शन एक्चुअली ग्लूकोज को तोड़ने की रिएक्शन है, तो ग्लूकोज टूट रहा है ना, ये ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। सही है, इसका मतलब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। बिल्कुल, मतलब एक ही रिएक्शन डीकम्पोजिशन भी हो गई, कॉम्बिनेशन भी हो गई। अजी हाँ, यही तो बात है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूं, सुनो। पॉइंट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा सा है ना, नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, ये एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं हम आपको। पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, या फिर आपसे पूछा किस तरीके से गया है उस बात पर डिपेंड करता है। अगर आप इस रिएक्शन को, रेस्पिरेशन की रिएक्शन को पहला कॉम्बिनेशन कहोगे तो उसका कारण क्या होगा? उसका कारण होगा कि ग्लूकोज combines with ऑक्सीजन। सर हम कैसे मान लें? कहाँ लिखा हुआ है? विश्वास हम आप पर कैसे कर लें? मेरे पे ना करो, एनसीईआरटी पे तो करोगे। एनसीईआरटी ने लिख रखा है ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, कंबाइन वर्ड का इस्तेमाल लिया है, माने ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। किस बेसिस पर? ग्लूकोज के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बेसिस पर। यह रिएक्शन डीकम्पोजिशन भी है। इसी रिएक्शन को डीकम्पोजिशन भी कह सकते हो। किस बेसिस पर? क्योंकि जब ग्लूकोज टूटता है ना, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ग्लूकोज
ब्रेक्स ग्लूकोज breakdown takes place to produce CO2 and H2O। कहने का मतलब ग्लूकोज टूट रहा है तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई चीज़ टूटती है क्या? हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट टूट जाता है और मल्टीपल प्रोडक्ट को बनाता है। तो ये रिएक्शन दोनों तरह की रिएक्शन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसमें ग्लूकोज कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तब जाकर ये प्रोडक्ट बने हैं। और आपकी एनसीईआरटी इस बात को तो लिख के बता रही है कि ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। जहाँ रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिख रखी है ना, उसके 3 लाइन ऊपर एनसीईआरटी में, उसके पेज नंबर 7 पर जहाँ रिएक्शन लिख रखी है उसके 3 लाइन ऊपर जो थ्योरी है नीचे से, उसके 3 लाइन ऊपर पे ये बात बता रखी है ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ये वाली बात बता नहीं रखी है लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए हमको बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा नोट पॉइंट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके। ठीक है, दूसरी बात, ये एक एग्जाम्पल हो गया अपना। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है अपना? फिर एग्जाम्पल आता है अपना 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 वो एग्जाम्पल है अपना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, ऑक्सीजन जो कि एक गैस है, वो बना दे SO3 जो कि एक गैस है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ने डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया। सर ये बैलेंस रिएक्शन तो नज़र नहीं आ रही है मेरे को, तो आओ बैलेंस कर देते हैं। अगर यहाँ 2 लगा दूँ तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 लगा दूँ काम बन जाएगा। मतलब यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ये था हिट एंड ट्रायल मेथड, मैं आपको सिखा दूंगा शॉर्ट के माध्यम से। ये 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर माने 3 दूनी 6, और सल्फर बड़ा नंबर है सिर्फ और छोटा नंबर 1 है तो 2 एकम 2। यहाँ सल्फर, अच्छा यहाँ पर सल्फर 1 हो गया, सॉरी मिस्टेक है, सल्फर 1 हो गया तो इसे डबल कर दो, इसे हटाओ। अब ठीक है, सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए। यहाँ से ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो गए और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 और 4 ऑक्सीजन मिलाकर 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर सल्फर 2 बैलेंस्ड है। तो ये भी मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, माने ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को परफेक्टली सपोर्ट करती है। ठीक है, हेडिंग थी कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। ये रहा कंपाउंड, एक से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनता है, और ये अकेला एलिमेंट ही है, सिर्फ ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है। तो एलिमेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, एलिमेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। एक से ज़्यादा एलिमेंट मिल गए तो कंपाउंड बनेगा, और ये सिर्फ ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है। तो एलिमेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, एलिमेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। हेडिंग साबित हो गई। अब अगर गौर से देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर अगर इन दोनों को देखूं तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट बनती है। बंची क्या होता है? हीट बनती है, एनर्जी बनती है, माने हीट प्रोडक्ट की साइड निकल रही है, एनर्जी प्रोडक्ट की साइड निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो माने एग्जिट, बाहर निकलना, प्रोडक्ट की साइड निकलना। तो सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक ही होती हैं क्या? नहीं। तो हमारा क्वेश्चन बनता है आर ऑल combination reactions एक्सोथर्मिक। नो आंसर है नो भाई साहब, ना जी पाजी, बिल्कुल नहीं जी। तो फिर एक रिएक्शन दिखाता हूँ जो मैं पहले भी दिखाकर आ चुका हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी थी हमने, उसमें एक एग्जांपल लिखवाया था। N2 माने नाइट्रोजन गैस, O2 माने ऑक्सीजन गैस, जब ये कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड को, वो भी गैस है। और इस रिएक्शन को करने के लिए इन दोनों गैसेस को हीट देनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर हीट के लिए साइन लगा दो, ऐसा डेल्टा वाला। ये डेल्टा क्या बता रहा है? जिस बर्तन में ये दोनों रखे हैं उस बर्तन को गर्म करो, हीट दो, तब जाकर ये बनेगा। तो क्या ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं? हाँ सर। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा 2 रिएक्टेंट हैं सर।
एक प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या? हाँ सर। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? हाँ सर। इसको हीट देनी पड़ रही है क्या? हाँ सर। हीट देते हैं किसी रिएक्शन को तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं क्या? अजी हाँ सर। माने ये क्या है? अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन है और ये एंडोथर्मिक नेचर की है। इसका मतलब सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक कह दोगे क्या? अजी ना सर। क्लियर? क्योंकि ये रहा एग्जाम्पल, हाँ सर। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाँ सर। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ सर। अरे क्या हाँ सर? क्यों सर बोलो, क्यों सर? क्योंकि एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि इसको और इसको पास आने के बाद में हीट की रिक्वायरमेंट है। हीट दोगे तो ये बनेगा। जब रिएक्टेंट को हीट मिल जाए, रिएक्टेंट को हीट मिल जाए, एंडो माने अंदर, थर्मिक माने हीट, तो रिएक्टेंट की साइड पर हीट दी जा रही है, हीट को अंदर एंटर कराया जा रहा है, तभी तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। बात क्लियर? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। लेक्चर को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, इसलिए हम सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही आज पढ़ेंगे। बाकी के रिएक्शंस और बाकी के बचे हुए चैप्टर्स को हम रिमेनिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई विल बी ट्राइंग दैट दो से तीन लेक्चर्स में हम इस बात को अब ख़त्म करने की कोशिश करें। एटलीस्ट मिनिमम 2 लेक्चर्स होंगे मेरे ख्याल से, बाकी मैक्स टू मैक्स 3 जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कहानी नहीं जाएगी। तो इसी बात की कामना के साथ कि आप सदैव खुशहाल रहें, हम दिल से बोलते हैं जय श्री राम क्लास।